नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 9 मई 2023 को एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और थर्ड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस 100% रियल लेके हाजिर हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी दोस्तों, किसी भी शिफ्ट का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, डायरेक्टली आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, सभी पीडीएफ एक साथ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीया या फिर पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। बात करते हैं तराइन का युद्ध, जो कि अब हरियाणा में थानेसर में पड़ता है, 1191 और 1192 में लड़ी गई थी। यह अजमेर के पृथ्वीराज जो कि चौहान तृतीया और जो कि घुरिद वंश के मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। दोनों शासक अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी थे और तबर हिंद यानी क्षेत्र का नाम था, उनके बीच संघर्ष का एक बिंदु था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज ने पहली लड़ाई जीती और गौरी की सेनाओं को पूरी तरीके से भगा दिया था। वहीं बात करते हैं दूसरी लड़ाई में गौरी ने जीत हासिल की और यह भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया था और बाद में उन्हें गौरी द्वारा मार दिया गया था। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज अंधा हो गया था और उसने जो कि बरदाई की कविता की मदद से गौरी की हत्या कर दी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि उसने जो कविता कही थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता उमर सुल्तान मत चुक चौहान, ये कविता उसने कही थी। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, 2022 तक मालदीव की राजधानी कौन है? तो मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले। तो माले आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आबादी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 103,693 यानी 2006 है। यह काफू प्रवाल द्वीप में उत्तर माले प्रवाल द्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ या फिर कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत यानी पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। बात करते हैं भारत का संविधान। भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, पूरा क्वेश्चन मिल नहीं पाया, लेकिन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कब की थी? तो 1918 में अहमदाबाद में मिल हड़ताल और भूख हड़ताल दोनों एक साथ हुआ था। तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। एक क्वेश्चन आया था कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान मंत्रालय। तो कृषि एवं किसान मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस भारतीय को प्रथम ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो पंडित रविशंकर को जो कि ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं, रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट जो कि मिड्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए यह पुरस्कार जीता था। महान कलाकार ने वर्ष 1968 में अपने एल्बम वेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन श्रेणी में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। उन्होंने वर्ष 1997 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो कि सिम्फनी हॉल में बीबीसी के लिए अनुष्का के साथ प्रस्तुति दी थी। रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सितार वादकों में से एक 3 बार के ग्रैमी विजेता रविशंकर अंतर्राष्ट्रीय संगीत के सच्चे राजदूत माने जाते हैं।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसने किया था, किस देश ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस कल भी पूछा गया था, अगर आज भी पूछा गया है तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी और इसमें जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये 12वां संस्करण था और ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वही बात करते हैं 2023 का। जी हाँ दोस्तों, 2023 का महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था, तो वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर मुकाबला जीता था। और दोस्तों जो न्यूजीलैंड में 50 ओवर यानी वनडे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था और T20 वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। एक प्रश्न और पूछा गया था कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। तो दोस्तों ये भारत करेगा और पहली बार ऐसा होगा कि इसकी मेज़बानी पूर्ण रूप से भारत में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामपुरवा बैल कहाँ पर रखा गया है, तो ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भारत में राजपथ के पश्चिमी छोर पर भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। ठीक है, रामपुरवा बैल एक बारीक पॉलिश पत्थर की मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था और अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। रामपुरवा बैल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि रामपुरवा बैल अपने नाजुक रूप से तराशे गए मॉडल के लिए विख्यात है, जो नरम मांस, संवेदनशील नथुने, सतर्क कान और मजबूत पैरों के बेहतर प्रतिनिधित्व का प्रदर्शन करता है। यह भारतीय और फारसी तत्वों का मिश्रण है, जबकि आधार पर रूपांकन उल्टे कमल के ऊपर रोसेट, जो कि मामेट और एंथस आभूषण भारतीय विशेषताएं नहीं है। बैल पूंजी भारतीय शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। वहीं बात करते हैं तो कहा जाता है कि रामपुरवा बैल की मूर्ति में जो कि मखमली स्पर्श है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू की पहल थी, जिन्होंने इतिहास के इस अनमोल टुकड़े में गहरी दिलचस्पी ली थी। उन्होंने फैसला किया कि यह नवनिर्मित राष्ट्रीय संग्रहालय भवन में स्थानांतरित होने के बजाय राष्ट्रपति भवन में रहेगा, जो वर्ष 1960 में जनपथ पर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात की अवधि को बढ़ाकर कितना किया गया है, तो ये 20 हफ्तों से बढ़ाकर इसको 24 हफ्ते कर दिया गया है। तो 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, पके हुए टमाटर में। एक प्रश्न आया था कि मारियाना गर्त कहाँ पे स्थित है, ये जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। बात करते हैं तो मारियाना गर्त यानी विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर या फिर 124 मील पूर्व में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक दिमित्री मेंडलीव हैं, जो कि 1869 में अपनी आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, दिमित्री मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी थी। उन्होंने तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक व्यवहार के अनुसार समूहों और पंक्तियों में व्यवस्थित किया है। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और भौतिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों के कुछ गुणों की भी भविष्यवाणी की थी, जिनसे तालिका के भीतर अंतराल को भरने की उम्मीद थी। उनकी ज़्यादातर जो कि भविष्यवाणियाँ सही साबित हुईं। बात करते हैं यहाँ पे, तो किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसे मास्ले द्वारा प्रस्तावित आधुनिक आवर्त नियम के रूप में जाना जाता है। मास्ले ने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। वहीं बात करते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिकी की खोज की थी। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। वहीं बात करते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट की,
ठीक है। यहाँ पे जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी विकसित की तो रसायनज्ञों को परमाणुओं की जो कि आंतरिक संरचना के बारे में कुछ नहीं पता था। ये मिस्टेक जो कि पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में उप परमाणु कणों के सिद्धांतों में गहन विकास देखा गया। 1913 में अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी हेनरी मास्ले ने तत्वों के विशिष्ट एक्सरे जो कि स्पेक्ट्रा में नियमितता देखी। इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी नियम को तदनुसार संशोधित किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी मास्ले द्वारा दी गई है, लेकिन मेंडलीफ के आवर्त नियम को संशोधित करने के बाद, और इसलिए यह मेंडलीफ हैं जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी माना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो भगत और सुखदेव को फांसी के तय समय से 12 घंटा पहले यानी 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री किस पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शंस में आपके आंध्र प्रदेश रहे होंगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा यानी 82.5 उत्तर जो कि ईस्ट इसको माना जाता है डिग्री गुजरती है, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। चूँकि भारत में एक विशाल देशांतर सीमा है, इसलिए भारत की मानक देशांतर रेखा देश के एक मानक समय के रूप में एक देश के एक केंद्रीय मध्याह्न काल के स्थानीय समय को अपनाने हेतु ग्रीनविच जो कि मेरिडियन से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। मानक समय मूल रूप से एक स्थानीय औसत समय मानक स्थापित करने के लिए सौर समय या फिर स्थानीय रूप से चुने हुए मध्याह्न यानी देशांतर का उपयोग करने के स्थान पर एकल मानक समय के लिए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर घड़ियों के तुल्यकालन का माध्यम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबो सफेरा का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये कालबेलिया लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सफेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की लोकप्रियता विश्व भर में इतनी अधिक है कि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और गीत अब वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। गुलाबो बाई यानी कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुलाबो बाई को गुलाबो सफेरा भी कहा जाता है। बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की, जो इसमें अलग अलग कड़ियाँ हैं, जिसमें कि पनिहारी नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इंदौली नृत्य जो कि युगल में पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। सांकरिया नृत्य जो कि नृत्य एक युगल के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। बगड़िया नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। एक प्रश्न आया था कि छठ पूजा किस भगवान से संबंधित है? तो सूर्य भगवान से संबंधित है। छठ पूजा जो कि बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। एक प्रश्न आया था कि धामेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। धामक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसे जो कि 500 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। धामेक स्तूप को वह स्थान माना जाता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आज थर्ड की शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।